बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रियाज अंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, चकवाल की हिस्ट्री के हवाले से एक और वीडियो पेशे खिदमत है। चकवाल की आबादकारी में कालीदास नामी शख्स का बड़ा अहम किरदार रहा। इस किरदार पर हम तारीखी हवालों से गुफ्तगू करेंगे, जबकि चकवाल का मशहूर बिजनेस रेवड़ियों का भी है। कालीदास का रेवड़ियों के कारोबार से गहरा ताल्लुक है। क्या कालीदास रेवड़ियां बनाने का मूजिद था? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल्ड वीडियो में जाएं, हम चलते हैं कल्लर कहार, जहां पर कालीदास की समाधि की विजिट करते हैं और वहां पर जो इंफॉर्मेशन है उस समाधि के बारे में वो आप तक शेयर करते हैं। जी बिल्कुल, आपने कालीदास का एक इंट्रोडक्शन तो सुन लिया, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक ज़बरदस्त जगह पे लेके आया हूँ और वो ये है कि ये कल्लर कहार का बाग सफ़ा है। और इसका जो राइट साइड वाला, जब हम सिरगोदा खुशाब की तरफ जाते हैं तो राइट साइड पे जो बाग वाला हिस्सा है, ये वैसे है तो प्राइवेट, ये बाग सफ़ा का हिस्सा नहीं है, बट यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं हमारे अकब में, ये कालीदास की समाधि है, मड़ी है। तो आपकी इंफॉर्मेशन को मज़ीद ग्रूम करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। कालीदास के बारे में हम आपको जो वीडियो चल रही है इसमें आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मकामी सहाफ़ी खलील शाकिर साहब। इनसे भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये समाधि कब से है और ये किसकी है। जी बहुत शुक्रिया रियाज भाई। ये कालीदास की मड़ी है ये, और कई सौ साल पुरानी है ये वाली। और ये जिस जगह पे है, ये जगह सरकारी तौर पे इसका 3 मरले जो है वो इंट्रोडक्शन उसमें है। यानी ये जो बाउंड्री है, जी ये बाउंड्री है। ये 3 मरले सरकारी इसकी जगह है और इसका बाकायदा सरकारी रास्ता भी है, लेकिन जो अब तक नहीं है। अब तक उन्होंने निकाला कि आवाम के लिए एसेस नहीं है। कागजों में है। हाँ कागजों में है, लेकिन एसेस नहीं है। और यहाँ पे एक घाट भी है, तो उसके शमशान घाट जो यहाँ पे है, और वो भी इसके बिल्कुल करीब ही है। और ये बहुत पुरानी तारीखी विरसा है और हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि इस सकाफती विरसे को जो है वो महफूज किया जाए। मौजूदा गवर्नमेंट जो है इस पर खास तवज्जो दे, ताकि जो है ना ये हमारा असासा जो है हमेशा के लिए कायम रहे। जी अच्छा, जैसे कि आपने पहले मुझे इंफॉर्मेशन दी कि गिढियो खानदान का जो सरबराह है कालीदास, वो यहाँ पे क्या है, उनकी कोई बाकियात हैं या क्या उसका? जी ये गढियो खानदान से इसका जो तारीख है उधर से जो रवायात हैं वो मिलती हैं, और अभी भी यहाँ पे उनकी बाकियात जो है वो हैं। और गढियो खानदान के कुछ जो अफराद हैं वो भी अब भी कलकार में वो मकामी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खलील अहमद शाकिर साहब, आपने हमें इंफॉर्मेशन दी, बड़ी इंफॉर्मेटिव आपने बातें जो हैं वो शेयर की हैं। आपसे गुजारिश है कि अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं कि ये कालीदास कौन था और इसका चकवाल की आबादकारी में क्या तल्लक था। और मज़ीद मज़ेदार ये है कि रेवड़ियों के कारोबार के हवाले से क्या हम इनको मूजिद कह सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, आपका शुक्रिया कि आपने चकवाल बारे मेरी गुज़श्ता वीडियोज़ को बहुत पसंद किया और ज़बरदस्त फीडबैक भी दिया है। ताहम कुछ दोस्तों ने ये सवाल भी पूछा है कि मैं जो तारीखी हक़ाइक़ आपको बता रहा हूँ ये मैंने कहाँ से लिए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इलाका की सबसे मुस्तनद तारीख़ बहरहाल अंग्रेज़ों ने ही लिखी है। अंग्रेज़ों की तमाम तर खामियों के बावजूद उनमें एक खूबी तो ये थी कि उन्होंने बग़ैर किसी लगी लपटी के यहाँ की तारीख़ बयान की। अंग्रेज़ों की यहाँ कोई बिरादरी थी और ना ही रिश्तेदारी थी जो किसी को फेवर या किसी की हक तलफी करते। आप में से किसी ने भी हमारे बताए हुए हक़ाइक़ को परखना हो तो तारीख़ बंदोबस्त पंजाब, तारीख़ बंदोबस्त ज़िला जेलम या गज़टियर ज़िला जेलम का मुताला कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक भी चकवाल ही है, जो एक पुरअसरार शख्सियत कालीदास बारे है। कालीदास की समाधि आज भी बाग सफ़ा कल्लर कहार में मौजूद है। कालीदास कौन था? कालीदास और उसके बापू मेहता चंदू राय का चकवाल की आबादकारी में क्या किरदार था?
कालिदास की औलाद चकवाल में कहाँ कहाँ मौजूद है और इस वक्त क्या कर रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। कौम गिडहोक हिंदू खत्री जात से ताल्लुक रखते थे। अगरचे चकवाल में उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन चकवाल की तारीख में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। गिडहोक शुरू से ही सरकारी मुलाजमतों में रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी ज़ात भी कानून गो ही लिखी गई है। इनको हमेशा से खत्री समझा और कहा जाता था। इनकी शादियां भी खत्रियों में ही होती थीं। ताहम कुछ अरसा से ये अपने आप को राजपूत कहलाने पर मुसर हैं। कहा जाता है कि इनके अबौ अजदाद का मिथ्रा हिंदुस्तान से ताल्लुक था। जब मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो इनके जद्दे अमजद मेहता चंदू राय ने बाबर बादशाह के पास मुलाजमत कर ली। चंदू राय ज़हीन और पढ़ा लिखा था। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब ताल्लुका धन 84 को आबाद करने का फैसला किया तो कानून गोई की ड्यूटी चंदू राय की ही लगा दी। हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में जिक्र किया है कि किस तरह मुग़ल बादशाह बाबर ने मायर मिन्हास कबीले के सरदार राजा सिद्दर और मुग़ल कसर के कबीले के सरदार गरका कसर के ज़िम्मा ये काम लगाया था। इसी तरह चंदू राय के ज़िम्मा कानून गोई का काम आया, ये भी कि जो ज़मीनें आबाद की जाएंगी उनकी कानून गोई का काम चंदू राय और उनकी टीम करेगी। चंदू राय ने 84 गांव बसाने की कानून गोई का काम बड़ी जान फिशानी से किया। ज़हीरुद्दीन बाबर ने बदले में 13 मुवाज़ियात के सालाना महसूल का 1% इनाम के तौर पर चंदू राय को अता किया। अगरचे इस बात की कोई सनद नहीं, ताहम ज़हीरुद्दीन के बेटे हुमायूं ने चंदू राय के बेटे कालिदास के नाम सनद अता की थी, जो कुछ अरसा कबल तक इस खानदान के पास मौजूद थी। इस मौका पर कालिदास को 30,000 सिक्का राइजुल वक्त तिंका या टका दिए गए। ये सिक्के 1554 में दिए गए थे, जो इलाका कहून के इंतजामी अमूर और बेहतरी के लिए अता किए गए थे। इस सनद में गुलदस्ता गिडहोक बाग़े सफ़ा का जिक्र भी बताया गया। इस बाग का इंतज़ाम भी कालिदास के हवाला किया गया था। कालिदास की समाधि आज भी बाग़े सफ़ा कल्लर कहार में मौजूद है। सनद के मुताबिक कालिदास को खिदमत भेरा व नीलाब पर मुकर्रर किया गया। ये इलाका दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम के दरमियान कोई भी इलाका हो सकता है। तारीखी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि ये इलाका धन और कहून ही में है, क्योंकि गिडहोक कौम इस इलाका के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ऐदे अकबरी में कालिदास के बेटे नारायण दास को 15,000 सिक्के राइजुल वक्त अता किए गए। ये सिक्के उस नुकसान का अजाला थे जो शेर शाह सूरी की फ़ौजों ने इलाका से गुजरते वक्त किया था। ये सनद भी गिडहोक ख़ानदान के पास मौजूद थी। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के ऐद में गिडहोक ख़ानदान के एक हिस्से ने मुसलमान होने का फ़ैसला किया, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर ने तमाम गैर मुस्लिम जागीरदारों की जागीरें मनसूख कर दी थीं। गिडहोकों की मुसलमान शाह खोखर ज़ेर गांव में आबाद हो गई। गिडहोक का नाम उनके जद्दे अमजद को दिया गया था। बकौल गिडहोकों के वो शादियों के मौका पर कपड़ों के थानों की गड्डियां लोगों में बांटा करते थे। गिडहोक अपनी शादियां कपूर और मल्होत्रा जैसी ऊंची नस्ल के खत्रियों में करते थे।
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چندو رائے اور کالی داس کی مغل دربار میں بہت عزت تھی، لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ان کے راجپوت ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، انہیں کھتری ہی مانا جاتا ہے۔ لفظ گڈھیوک سے ملتے جلتے گڈھیوکوں کی اور بھی گوتیں یعنی ذاتیں ملتی ہیں، جیسے پشاور کے چندی ہوک، سمی ہوک، پگا ہوک، پیا ہوک شامل ہیں۔ انگریزوں نے ان تمام لوگوں کی ذات قانون گو ہی لکھی ہے، ان کا پیشہ قانون گوئی تھا۔ بہرحال چکوال کی تاریخ میں سب سے مستند ریکارڈ گڈھوکوں کے پاس ہی تھا، کیونکہ یہ پڑھے لکھے اور قانون کو جاننے والے لوگ تھے۔ قوم ماہر منہاس، مغل قصر اور کہوٹوں کو بابر بادشاہ نے جن علاقوں میں آباد کیا تھا ان کا ریکارڈ بھی اسی خاندان کے پاس تھا، جو مغل دور کے آخر تک ان لوگوں کے پاس رہا تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو اس خاندان بارے، جن کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کافی جانکاری ہو گئی ہوگی کہ چکوال کی ہسٹری میں ان لوگوں کا کتنا اہم کردار رہا ہے۔ اب ہم گڈھیوکوں کی باقیات بارے جانتے ہیں۔ گڈھیوک قبیلہ کا بڑا حصہ 1947 میں ہجرت کر کے ہندوستان چلا گیا تھا، تاہم مسلمان خاندان پاکستان میں رہے۔ یہ خاندان کھوکھرزیر، کلر کھار اور بھون میں موجود ہیں، جن میں خان صاحب شیخ عبدالعزیز قابل ذکر ہیں۔ شیخ عبدالعزیز انگریز سرکار میں ذیلدار اور آنریری مجسٹریٹ رہے۔ 1938 میں ملکہ برطانیہ کی طرف سے 4 شخصیات کو خان صاحب کے ٹائٹل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے تھے، جن میں شیخ عبدالعزیز اور راجہ محمد سرفراز خان بھی شامل تھے۔ تاہم 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر راجہ محمد سرفراز خان نے انگریز سرکار کو خان صاحب کا ٹائٹل واپس کر دیا تھا۔ خان صاحب شیخ عبدالعزیز کے پوتے شیخ امجد رشید ایڈوکیٹ، جو چکوال میں سکونت پذیر ہیں، ان کی اہلیہ اور گڈھیوک خاندان کی بہو محترمہ آسیہ امجد پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ 2018 کے دورے اقتدار میں رکن صوبائی اسمبلی بھی رہی ہیں۔ اس خاندان نے کبھی کاروبار میں حصہ نہیں لیا، ہمیشہ جاگیرداری اور زمینداری کی ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے کہ کیا کالی داس چکوال میں ریوڑیوں کے بزنس کا موجد تھا؟ تو عرض ہے کہ گڈھیوک خاندان ریوڑیوں کے کاروبار کا موجد ضرور ہے۔ کھوکھرزیر کا رہائشی شیخ ارشد گڈھیوک اپنے وقت میں مالی مسائل کا شکار ہوا، اپنی آبائی زمینیں فروخت کر کے چکوال شہر رہنے پر مجبور ہوا۔ چکوال میں شیخ ارشد گڈھیوک کی شادی مہاجر خاندان میں ہوئی۔ اس کے برادر نسبتی نذیر پہلوان کا ریوڑی کا کاروبار تھا۔ نذیر پہلوان نے چھپڑ بازار چکوال میں ریوڑیوں کے ایک چھوٹے سے ٹھیے سے کاروبار کا آغاز کیا اور اپنے پارٹنر ملک گلشیر خان کے ساتھ مل کر کاروبار کو بڑھایا۔ شومیئی قسمت، حاجی نذیر پہلوان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے شیخ ارشد گڈھیوک کے بیٹے اور اپنے بھانجے شیخ وقار علی خان گڈھیوک کو اپنا کاروباری جانشین مقرر کیا۔ اس طرح ظہیر الدین بابر اور اس کے بعد کے ادوار میں جاگیرداروں میں جاگیریں تقسیم کرنے والے گڈھیوک خاندان کا سپوت شیخ وقار علی خان انٹرنیشنل برانڈ پہلوان ریوڑی کا پارٹنر مالک بن گیا۔ تاہم یہ کاروبار عروج پر پہنچ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یہ کہانی بھی دلچسپ ہے، اس ٹاپک کو کسی اور وقت پر رکھتے ہیں۔ ویورز، کالی داس جو اپنے وقت کا بڑا جاگیردار تھا، اس کی اولاد اب بڑی کاروباری شخصیت بن چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو نسل در نسل کبھی جاگیرداری اور کبھی کاروباری حیثیت میں نوازا ہے۔
मोहतरम नाजरीन, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी आने वाली वीडियोस भी दिलचस्प और मालूमाती होंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। शुक्रिया।